जब भी हम पुलिस को देखते हैं तो हमें डर लग जाता है, पुलिस हमारे पीछे ना आ जाए या हमने हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। हम हमेशा मौका ढूंढते हैं कि उनसे 10 कदम दूर रहने का। क्या आपको पता है कि आपके पास इतनी राइट्स हैं कि आप हर चीज़ में सेफ हो सकते हैं? कोई मतलब ऐसी काफ़ी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में जो हमें नहीं पता कि हमें ये हमारे प्रोज हैं, ये हमारे कॉन्स हैं, हमें ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। आज की पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि हमें हमारी राइट्स पता चलेगी, हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं। अब डर के भागने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी की ज़रूरत है। हमारे बीच हैं वीरेंद्र वर्मा जी, क्रिमिनल एडवोकेट एंड एक्सपीरियंस्ड। आपका सर बहुत स्वागत है। और जो सवाल मेरे मन में है, जो ऑडियंस के मन में, आज वो सारे आपसे पूछे जाएंगे एक्सपीरियंस से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। आपकी पूरी टीम ने आपने मुझे इनवाइट किया, और साथ ही जो अपने व्यूअर्स जो मुझे इतना प्यार देते हैं मेरी वीडियोस को देखकर, मैं कोशिश करता हूं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में साझा करने के लिए जी। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो किताबों में नहीं है, पर वो चीजें प्रैक्टिस करते करते सामने वाला सीख जाता है। जैसे मैं आपको बड़े शॉर्ट में एक बात बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि कोई कानून अगर आज नहीं है वो कल नहीं होगा। कानून बनते हैं, किताबों में जो लिख दिया गया वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपके साथ कुछ गलत हुआ और वो गलत ऐसा है जिसकी आवाज आपको उठानी चाहिए, और अगर वो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है तो हो सकता है उसमें भी कोई नई गाइडलाइंस आ जाए, आपके नाम का जजमेंट बन जाए, कानून बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। तो आपको अपने साथ हुआ कोई भी अत्याचार छुपाना नहीं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और लड़ना है तो पूरा लड़ना चाहिए। बीइंग एन क्रिमिनल एडवोकेट मैं सभी को ये बात बोलता हूं, लड़ना है तो पूरा लड़ो। शॉर्ट में लड़कर चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला, आप ऐसा बोलते हो, क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर हूं। अक्सर मेरे पास जो केस आते हैं वो वही आते हैं जिसमें सामने वाला एक्यूज है, विक्टिम नहीं है। कुछ केस वो भी जो विक्टिम है, पर ज्यादातर केस आते हैं जो एक्यूज हैं। एक्यूज के साथ जरूरी नहीं है विक्टिम के साथ ही गलत हुआ, एक्यूज जो बना उस केस में उसके साथ भी तो गलत हो सकता है। अपने देश का बड़ा क्लियर नियम है कि आप पहले उसको इनोसेंट ही मानकर केस चलाओगे ना। हाँ। पर ये केस सब केस में नहीं होता। कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जिनमें जैसे ही केस दर्ज हुआ उसको ही सामने वाले को दोषी मान लिया जाता है, फिर वो केस शुरू होता है। तो डिपेंड करता है वो केस टू केस। अगर पुलिस हमें नोटिस देती है तो क्या जरूरी है हमें पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए? देखिए, नोटिस का बड़ा सिंपल वे में पहले मतलब समझिए कि नोटिस का मतलब क्या है। कि मैं अगर एडवोकेट नहीं भी हूं तो भी मैं आपको नोटिस दे सकता हूं, या आप मुझे नोटिस दे सकते हैं। एक किराएदार अगर कुछ चीज सर्विसेज उसको नहीं मिल रही है तो मकान मालिक को नोटिस दे सकता है। नोटिस का मतलब क्या है कि सामने वाला कुछ आपसे चाहता है। नोटिस बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर पुलिस ने आपको नोटिस दिया मतलब कोई ना कोई कंप्लेंट है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम आया है। पुलिस आपको कॉल करती है कि भाई एक्स नाम के बंदे को कि आप आओ पुलिस स्टेशन और आपकी जरूरत है, तो यह आपका अधिकार है पूछना क्यों आऊं मैं पुलिस स्टेशन, क्या दूसरा काम मुझे नहीं करने के लिए? अगर कुछ पूछताछ छोटी मोटी करनी थी तो आपको आना चाहिए मेरे पास। बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं कि सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनके पास पुलिस नोटिस भेजती है, बार बार कॉल करती है पुलिस स्टेशन आओ, जबकि ऐसे लोगों को जो सीनियर सिटीजन है या कोई बच्चा है या कोई मेंटली स्टेबल नहीं है तो उनको पुलिस स्टेशन ही आना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। पुलिस उनके घर जाकर भी पूछताछ कर सकती है। पर सवाल ये आता है नोटिस बहुत तरह के हैं। कई बार मैंने देखा पुलिस वाला आपके घर पे आया, जैसे ही पुलिस वाले को देखा आपने सिट्टी मिट्टी गुल हो जाती है, डर जाते हैं। डर से ही शुरू होता है अरेस्ट का सिलसिला, या डर से ही शुरू होता है उस पुलिस वाले को जो एडवांटेज मिलता है ना कि अब तो डर गया। अब डर गया तो मतलब पुलिस वाला अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकता है। हमें ये डर लगता है कि अगर हम इनके नोटिस पे पुलिस स्टेशन चले जाए तो अरेस्ट ना कर लेंगे। देखिए, करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अब डिपेंड करता है वो नोटिस कौन सा है। नोटिस पहले 41A का बोलते हैं, सीआरपीसी 41A। अब है वो 35 का सबसेक्शन 3 जो कि BNSS जो नया कानून आया। इसका मतलब क्या है कि आपको पुलिस वाला नोटिस देता है और बोलता है कि आप अपीयर होइए, इस इन्वेस्टिगेशन का आप हिस्सा बनिए। पुलिस ने आपको नोटिस दिया। अब यहां पर अगर पुलिस को लगता है कि आप भाग जाओगे, कुछ चीजें आप हाइड कर रहे हो, कुछ एविडेंसेस आपके पास हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट भी कर लेती है। तो नोटिस का मतलब यह नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, और यह भी मतलब नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट ही करेगी। आपको समझना चाहिए केस क्या है। अगर आपको केस का पता है ना कि किस केस में किस प्रकरण में आपको बुलाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा सेफ जोन में हो सकते हो। और उससे बेहतर यह है कि अपने वकील साहब के साथ जाओ या उसके साथ जाओ जिसको भी कानून की नॉलेज है। अगर वकील साथ जाएंगे तो अरेस्ट नहीं कर सकते? ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पुलिस फिर भी अरेस्ट कर सकती है, पर वो चांसेस कम हो जाते हैं। पुलिस जो अपनी पावर का मिसयूज कर सकती थी, अब उस पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन में जब भी कोई इंसान पहुंचता है तो पहले उससे बदतमीजी से बात होती है। यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है उसे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करना।
कोई इंसान शुरू में ही आप पुलिस स्टेशन में गए और सीधा उसने तू तड़ाक से आपसे बात की और कुछ भी उसने ऐसा कोई वर्ड बोला जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, द मोरल आपका डाउन हो जाता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग बात करना शुरू कर देते हो, जबकि आप वहां पर गए हो सिर्फ उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने। ये भी तो हो सकता है आप कंप्लेंट देने गए हो, ये भी तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम है। पर अगर पुलिस को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि जब कोई आपके पास आता है तो सही तरीके से बात की जाए। देखो, अगर किसी अपराधी से अगर वो सही तरीके से बात करते हैं, बैठा के चाय पानी पिलाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो कभी बताएगा ही नहीं उसने अपराध कैसे किया। पर सभी को बोलते ना, सभी घोड़े एक भाव तो नहीं होते ना, गधे घोड़ों को एक भाव नहीं कर सकते आप कभी भी। इसमें आपको एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या डिफरेंस करना होगा कि कैसे तो हम उस अपराधी से बात करें या एक्यूज से बात करें, किस तरह से हम कंप्लेनेंट से बात करें, यहां दोनों के लिए सेम है। ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो उस केस में अगर आपको जैसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और आप जाते भी हो, तो अगर पुलिस आपके साथ बदतमीजी करे तो क्या आप उनकी वीडियो बना सकते हो? आपको राइट बिल्कुल बना सकते हो। देखिए, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो कि आप गुड फेथ के लिए कर रहे हो, सही चीजों के लिए कर रहे हो। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कोई एक लड़का है जो किसी लड़की को टोन कर रहा है या उसको बार बार जूम कर करके उसकी फोटो खींच रहा है, ऐसे में मैं खुद उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो ये कोई क्राइम नहीं है, वो खुद गलत कर रहा है। एक पुलिस वाला बैठकर किसी रिश्वत मांग रहा है, बैठकर बातचीत कर रहा है और मैं उसकी वीडियो बना रहा हूं, तो वो एक एविडेंस का काम करेगी। पुलिस वाला की जो गालियां दे रहा है, मैं उसकी वीडियो बना रहा हूं, तो गुड फेथ में बना रहा हूं कि आप गाली कैसे दे सकते हो। बदतमीजी कोई कर रहा है, अब बिना बात में जाकर आप उन्हें इरिटेट कर रहे हो, फोन लेकर को पूरे पुलिस स्टेशन में घूम रहे हो, दिखा रहे हो, हालांकि आप कर सकते हो, क्योंकि पुलिस क्या है, पुलिस अल्टीमेटली कहीं पर भी ऐसे प्राइवेट कोई जोन नहीं है। पुलिस एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो कि आप ये बोल सकते हो कि वो सरकारी नौकर है। उसकी ड्यूटी है आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाना कानून की, आपको डराना उनका काम नहीं है। पर यहां पर उल्टा है, हालांकि कुछ 15-20 सालों में चीजें बदली हैं, बट फिर भी, और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजें बहुत बदल गई हैं। बट यहीं से शुरू होता है लोगों की नासमझी का खेल। देखो, होता क्या है कि आप किसी इंसान को खामा खाया के बताना शुरू कर दो, पता आपको कुछ नहीं है, कानून इतना अतः एक कुआं है या फिर इतना गहरा समंदर है, इससे कोई पार नहीं पा सकता, मुश्किल है इसकी गहराई को नापना। बट थोड़ी सी नॉलेज के साथ आप कूद पड़ते हो, फिर आप जाके बोलते हो मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, तो सामने वाले को आप इरिटेट करते हो। यहीं से शुरू हो जाती है लड़ाई झगड़ा, गालियां देना, किसी को मारना पीटना, शुरुआत यहीं से होती है। अगर किसी को कस्टडी में लेके जाते हैं नाइट के टाइम पे, तो क्या क्या ट्रीटमेंट होती है उस इंसान के साथ? क्या उसको सोने दिया जाता है? देखो, होता क्या है, वैसे तो आम जनता के लिए ट्रीटमेंट का मतलब पार्टी होता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है कि रात में किसी को अरेस्ट कर लिया, पहली बात तो लेडीज को अरेस्ट रात को कर नहीं सकते, या तो स्पेशल कोई रीजन होना चाहिए, स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में ऐसे किसी लेडीज को आप अरेस्ट नहीं कर सकते रात को। किसी को अरेस्ट कर लिया और रात को पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, हवालात में रखा हुआ है, या ना बहुत सारी चीजें आती हैं। अक्सर लोग मुझे आके बोलते हैं बहुत सारे केसेस में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उनकी भी गलती है कि वो मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट नहीं करते या अपने वकील साहब को टाइम से बताते नहीं। अगर वो टाइम से बताते हैं तो वकील साहब एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं कि यहां पर इस पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाए, वीडियोग्राफी मंगाई जाए कि मेरे साथ क्या क्या पूरी रात अत्याचार इन लोगों ने किया है। आपको रात को सोने का अधिकार है आपका। पुलिस रात भर उठा के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सोने दे ही नहीं रही आपको। सोने का एक आपका जो अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन का भी एक पीरियड, एक टाइम है, वो तो सुबह भी हो सकती है, वो शाम को भी हो सकती थी, रात को 1-2 घंटे के लिए हो सकती है। पूरी रात जगा के रखना ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, रखते हैं, सबको रखते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट हाँ ऐसे केसेस मैंने देखा है कई बार रखते हैं। खाना खाने का आपका अधिकार है, खाना आपको मिलना चाहिए, पानी आपको मिलना चाहिए, वॉशरूम आप यूज करोगे, मना नहीं कर सकते। कपड़े आपके बहुत गंदे हो गए, कपड़े आप बदल सकते हो, आप अपने वकील से मिल सकते हो। आप अगर पुलिस की कस्टडी में हो ना, तो सबसे पहले कोशिश करो अपने वकील साहब से मिलो। और अगर आपको कांटेक्ट ही नहीं करने दिया जा रहा है, आप वकील से मिल ही नहीं अगर कोई आपको ऐसे कांटेक्ट करने नहीं दे रहा है पुलिस वाला, तो अपने आप में वो कानून तोड़ रहा है, वो खुद जेल जा सकता है। कंप्लेंट करो। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे, देखिए कंप्लेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। आपके वकील साहब करेंगे कंप्लेंट। बिना रोए बच्चे को दूध नहीं मिलता है, तो उसकी मां दूध तब पिलाएगी जब वो रोएगा। पता चलना चाहिए ना, आवाज आनी चाहिए कहीं से कि हाँ कोई चीज कहीं पर एक्शन हुआ है या कहीं में कोई कंप्लेंट हुई है। आप अपने वकील साहब को बताओगे। अब वकील साहब में भी दम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी हर वकील जाके कंप्लेंट ले लेगा। हर वकील के पास ये मतलब पावर सबके पास है, पर करेज सबके पास नहीं है कि जाकर वो लड़ सके। कोई पुलिस वालों के अगेंस्ट नहीं। पुलिस वाले क्या, बंदे को आपके देश में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हर इंसान को सेम बनाता है। हमारे भारत के सभी नागरिक सेम है, सब बराबर हैं, कोई कम या कोई ज्यादा कानूनी राइट या लीगल राइट या फिर फंडामेंटल राइट्स को लेकर नहीं आया है।
सबके लिए बराबर है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे फिर वो वकील हो, चाहे वो कोई एक्यूज हो, सबके लिए सेम है। अगर गलत हो रहा है, अपने वकील साहब को बोलो, वो कंप्लेंट करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलो, एक्शन होगा। ऐसे पुलिस वाले जेल जा सकते हैं। जेल जा सकते हैं। जी। क्या कस्टडी में सारे सवालों के जवाब देना जरूरी होता है? देखिए, कस्टडी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई इंसान बाइक लेकर जा रहा है, उसको वहां पे जाके रोक लिया। अब रोक लिया, जब उससे पूछा गया तो हो सकता है उसकी बाइक में, स्कूटर में कुछ चीज पाई गई। अब उसको पकड़ लिया, कस्टडी में ले लिया, ये कस्टडी है, तो उसको तो रिकवरी हो गई, उससे क्या पूछताछ करेगा वहां पर वो। अब कोई मामला है पुलिस स्टेशन में, उसको बिठा लिया, अब सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, आपको ना चुप रहने का भी अधिकार है, बट वो अपने देश में ज्यादा चलता नहीं है। चुप रहने का अधिकार है कस्टडी बिल्कुल में? है, आप चुप रह सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेरे एडवोकेट को बुलाइए। वो ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछते हैं जिन सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि आपने ही कोई बात ऐसी बोल दी जो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है कोर्ट में। इसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल अधिकार है कि आप अपने ही खिलाफ कहीं जाकर आपको गवाही नहीं देनी है जो आपके खिलाफ यूज हो जाए। आप जो भी कुछ बोलोगे उसके साथ में रिकवरी डिस्कवरी हो जाए, कोई एविडेंस कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे में आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस आपको हर चीज के लिए जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करना, सवाल जवाब करना, आपसे सवाल पूछेंगे, मारना, पीटना, थर्ड डिग्री देना, या ऐसे सवाल पूछना जो पर्सनल है, आपके फोन का पासवर्ड लेना, आपके फोन के स्क्रॉल डाउन करना, हंसना फोटोज को देखकर। ये तो देखिए, आप राइट टू प्राइवेसी सबको है। राइट टू प्राइवेसी कितना प्राइवेट हो सकते हैं पुलिस वाले आपके फोन के साथ? देखिए, अगर कोई अनऑथराइज तरीके से कुछ काम हो रहा है फिर तो कुछ भी कर सकता है ना वो आदमी, पर आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ की फोटोज है उसके अंदर, किसी भी तरह की फोटोज हो सकती है, उनको देखने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आपके फोन में घुसा कैसे वो? तो फिर वो कैसे करे? तो उस पे एक्शन उसने वो लेता है नहीं, आप ले सकते हो, आप बोलोगे ये एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट ऑफ प्राइवेसी मुझे मिला हुआ है। आप मेरे फोन से क्या निकालना चाहते हो? मेरे फोन से आपको चाहिए क्या? सीडीआर चाहिए, जाके आप उसके नेटवर्क प्रोवाइडर जाके मिलिए, व्हाट्सएप चैट मिलिए, जाके व्हाट्सएप जाके आप जाके परमिशन लेके वहां चैट निकाल लीजिए मेरे फोन से क्या आपको रिट्रीव करना है? अब बात वही है कि राइट ऑफ प्राइवेसी के बारे में पता पहले होना चाहिए ना। हमारी जो आम जनता है वो अपने अधिकारों के बारे में ही पूरी तरह से अवेयर नहीं है, और अगर अवेयर है भी, अब देखो जरूरी नहीं है ना कि अगर वहां 3 लोग खड़े हैं, एक आर्मी पर्सन खड़ा हुआ है, एक आम जनता खड़ी हुई है, और एक आदमी जो मजदूर है वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक आर्मी वाले के पास एक कुछ भी रिवॉल्वर है, कुछ भी, उसका पिस्टल है, उसके पास एक गन है उसके पास, वही गन आप आम जनता को दोगे, शायद सोशल मीडिया देख के वो समझ सकता है कहां से मुझे इसको ऑपरेट करना है, पर वो ठीक निशाना नहीं लगा सकता है। वही मजदूर को दोगे तो वो तो ऑपरेट भी नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मेरा यह है कि आप जब किसी को बताते हो कि यह आपका फंडामेंटल राइट है, उस बात को भी सही तरीके से बोलने के लिए करेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। वो नहीं है लोगों के अंदर, वो करते करते आता है, एकदम से कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए वकील इतना बेबाक क्यों होता है? वकील बेबाक इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है कि जो मेरे सामने हो रहा है 50 बार हो चुका है। एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार जो रिपीटेशन जो हो रहा है चीजों के साथ हमारे साथ में, इतने केसेस क्रिमिनल के हम लोग आज तक लड़ चुके हैं, सभी तरह के केसेस हमने लड़े इसके अंदर, और देखा है पुलिस बहुत सारी गलतियां करती है। ऐसी मुश्किल ही कोई चार्जशीट बनी होगी जिसमें क्या वकील साहब ने पढ़कर कमियां निकाल दी हो, उसी के बेस पे हम अपने क्लाइंट को फ्री करवा लेते हैं। तो डिपेंड करता है, पर फिर भी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। अपने देश में जो हम एजुकेशन लेते हैं ना, 12th तक की खास करके एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जिसमें लोग फंसते हैं। अब आप किसी कोर्ट में खड़े हो जाओ, आप जाके बोलो मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी पत्थर मारने से कोई इंसान मर सकता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानून यही मानता है कि आपको पता है अपने देश का कानून है, वो यही मानता है। अब उसमें गलती आपकी, आप अगर नहीं जानते हो, पर वो कभी पढ़ाई नहीं गई, कभी समझाई नहीं गई, इसीलिए तो बोलते हैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों है। आप आराम से कुछ भी बोल सकते हो जब तक किसी के सामने वाले के कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, तभी तक आपके फंडामेंटल राइट है आपके पास। कि सामने वाले को आहत करोगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा। तो लोगों को बोलना चाहिए, अपनी आवाज को उठाना चाहिए। अगर आप सेफ और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, आपको जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, खुलकर भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है। कस्टडी कितने पीरियड की होती है और कितने एक्सटेंड कर सकते हैं पुलिस वाले? देखिए, कस्टडी को समझने के लिए ना पहले आपको पूरा एक सिनेरियो छोटा समझना पड़ेगा।
होता क्या है कि चलो मैं अरेस्ट से बात करता हूं, क्योंकि अरेस्ट होना ना होना एक बात की बात है, वो तो केस टू केस वेरी करता है, डिपेंड करता है। किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, अरेस्ट जरूरी नहीं कि पुलिस ही अरेस्ट करेगी, एक आम जनता भी किसी को अरेस्ट कर सकती है। आम जनता पुलिस को अरेस्ट कर सकती नहीं, आम पुलिस को भी अरेस्ट कर सकती है। पुलिस अगर कुछ इलीगल एक्ट कर रहा है तो उसको कन्फाइन कर सकती है, रोक सकती है उस चीज को, प्रिवेंटिव बोलते हैं इसको। अब आप उसे रोक लिया उसके अंदर, अब यह भी हो सकता है कि जज साहब भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डर से, पुलिस वाले भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ पुलिस के पास है, ये एक अल्प ज्ञान है। ये पावर सबके पास है, कुछ गलत हो रहा है उसको आप रोक सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है, पर पेश ऐसा नहीं हो पाते हैं, बहुत से लोग होते हैं पेश नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये पूरा अगर मैं सिस्टम से बताऊंगा बहुत लंबा समय लगेगा, पर कुछ शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं। किसी इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया, अब डिपेंड करता है कि आपको देखना है कि उसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। अगर उसमें पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स है तो उसमें 60 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ेगी। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। फर्दर अगर कुछ इन्वेस्टिगेट करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, पर अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो सामने वाले को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाएगा। अब 10 साल से ज्यादा सजा का प्रोविजन है, तो ऐसे में 90 डेज में वो चार्जशीट फाइल की जा सकती है। एनडीपीएस जैसे कानून के अंदर 6 महीने या फिर 1 साल तक भी ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है चार्जशीट फाइल होने का। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसी को बोलते हैं कस्टडी। कस्टडी हर 14 डेज के अंदर आपने देखा होगा कि इस इंसान को जो एक्यूज है उसको कोर्ट में लेकर आते हैं। तो कोर्ट में लेकर क्यों आते हैं? एवरी 14 डेज उसमें इसलिए लेकर आते हैं कि जज साहब देखना चाहते हैं जिसको मैंने जेल भेजा वो सही है भी कि नहीं, जिंदा है भी या नहीं। क्योंकि हर इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, उसका गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो अल्टीमेटली देखना होगा कि साथ गलत तो नहीं हो रहा है, तो देखा जाता है। कस्टडी भी डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। अपने देश का कानून ये बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, चार्जशीट फाइल है, तो अब किसी को जेल में रखकर पर्पस फुलफिल होगा क्या? अब उसको बेल दो। क्योंकि किसी को बिना बात के जेल में रखना, ये तो अल्टीमेटली उसके मतलब आर्टिकल 21 का वायलेशन क्लियर कट है। पर डिपेंड करता है केस टू केस, किस केस में उस इंसान को अरेस्ट किया गया। पॉक्सो जैसे कानून में, पॉक्सो जैसे मामलों के अंदर लड़की की स्टेटमेंट कराना जरूरी है। एनडीपीएस के मामलों में सीजर क्या हुआ, सर्च और सीजर जो होता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो देखना पड़ता है किस तरह सर्च हुआ, किस तरह सीजर किया गया। तो इस तरह से हर केस का एक पहलू अलग है। हम सिर्फ ये बात बोल दें कि नहीं बस चार्जशीट फाइल होगी बेल दे दो, ये कंप्लीट सत्य नहीं है। तो जो अरेस्टेड एक्यूज्ड है उसको काले कपड़े से उसका मुंह क्यों ढका जाता है? देखिए, सबका ऐसा नहीं होता है कि सभी का पहले काले कपड़े से मुंह ढक दिया जाए, बट फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी किसी को अरेस्ट किया गया और पुलिस जब उसे कोर्ट में लेकर आती है तो उसका काले कपड़े से मुंह ढका हुआ होता है। उसका रीजन क्या है? TIP बोलते हैं इसको, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब उसमें जो परेड कराई जाती है एक जेल में होती है। अब मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ में कोई आया, फोन छीन कर ले गया, उसने कुछ भी आपको मारा पीटा और वो फोन छीन कर चला गया, तो आपने शक्ल उसकी देख ली, आपने कंप्लेंट दी, पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस ने जेल भेज दिया। अब पुलिस आपको बोले कि आप उसको आइडेंटिफाई करो, तो उसके जैसे और भी लोग उसके साथ खड़े करे जाएंगे, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ये था। अगर मान लो पुलिस ने अरेस्ट किया और उसकी फोटो पब्लिक कर दी, ये आदमी है, तो आप तो जान ही जाओगे। कोई लोग झूठा कोई केस किसी को बना रहा है, उसने बोला कि ये आदमी रात को आया था, मेरे घर में बम फेंक दिया इसने और ब्लास्ट में हम मरते मरते बच गए, फायरिंग मेरे घर पे हुई है, ये वो आदमी था, एक ऐसा आदमी था। अब झूठी कोई स्टोरी बना रहा है, किसी को भी अरेस्ट करवा लिया, फोटो उसकी पब्लिक हो गई, तो उसने देख लिया अच्छा ये आदमी, ठीक पहचान ही लेंगे ना, तो उसको अब वो जेल गए, पहचान लिया हाँ ये आदमी था, तो बिना बात में एक निर्दोष आदमी फंस गया। तो यहां पर जो कंप्लेनेंट है ना, उसको भी एक तरह से टेस्टिफाई किया जाता है कि तो आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, यही वो आदमी था या नहीं था। मर्डर केस में अक्सर आप देखोगे ऐसा, मर्डर केस में या फिर 307 के मामलों में, जो हाफ मर्डर केस सब लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं उसको, उसमें बोलते हैं क्या यही था जिसने अटैक किया। अगर वो विटनेस बोलता नहीं ये नहीं था, इमीडिएटली उसको फ्री कर देते हैं। ये जो काला कपड़ा डालते हैं ना चेहरे पर, इसका यही मतलब है, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। बिल्कुल, ये देखते हैं कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लीक नहीं होनी, कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये देखा जाता है। ओके। पुलिस वाले अक्सर अरेस्टेड पर्सन के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अरेस्टेड के साथ फोटो खिंचवाना कोई अपराध नहीं है, बट उसको डिफेम करना एक अपराध है। इंसल्टेड उसकी इंसल्ट करना अपराध है। क्या उस इंसान की खुद की कोई डिग्निटी नहीं है? उसकी डिग्निटी के साथ ही खिलवाड़ है।
अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको अरेस्ट किया और आपका जुलूस निकाल दिया गया पूरी तरह से पुलिस वालों ने जानबूझकर, तो ऐसे में आप कंपनसेशन क्लेम करो। आप बोलो कि मेरी डिग्निटी को तो पूरी तरह से तो तार तार कर दिया ना। अपने देश का बड़ा क्लियर नियम है, बोलते हैं एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जिस इंसान का दोष सिद्ध नहीं हुआ, अभी सस्पेक्ट है वो, उसको आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि जहां जा रहा है बोल रहा है अच्छा तेरे को तो मैंने देखा था उस वीडियो में। तो उसकी जो ये इंसल्ट हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको इंसान बोलता नहीं हम तो बता रहे हैं ये है, अरे तू ये है वो बताने का अधिकार तुझे किसने दिया? आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, अरेस्ट करना और जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना। वो डिसाइड करेंगे जेल जाएगा बंदा, छोड़ दिया जाएगा। ये फोटो खिंचवाना, पब्लिक करना, इसका किसने राइट दिया? तो आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो इस तरह से, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परेड तक निकालते हुए देखा पुलिस वालों को मैंने। पुलिस का काम है कानून की व्यवस्था बनाए रखना। अब उस कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के बीच में बहुत कुछ चीजें होती हैं जो अप एंड डाउन होती हैं, वो सब चीजें डिटेल में चर्चा करने का तो विषय हम है। वापस से काउंटर उन पे केस कर सकते हैं पुलिस वालों पे? कर सकते हो, किसने मना कि आप केस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। स्टेट उसे पार्टी बनेगी। वो पुलिस स्टेशन अगर उसने गलत आपके साथ किया है, पूरा पुलिस स्टेशन सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट होते हैं लोग इसके अंदर। स्टेट को बोला जाता है कि इतना फाइन आपको भरना होगा। तो बस बात ये शुरू में जो मैंने बोला ना कि आपको लड़ना है तो पूरा लड़िए, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए। आपके घर में ऐसे कोई इंसान अगर घुस जाएगा, गाली बकना शुरू कर देगा, आप छोड़ोगे क्या उसे? कोई नहीं छोड़ता किसी को भी। आपकी कोई भी रेपुटेशन को हार्म डेंट नहीं पहुंचा सकता कोई भी। तो क्या सपोज किसी पर्टिकुलर पर्सन पे नोटिस आया है, तो क्या पुलिस, वो पर्सन नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर चला गया, तो क्या पुलिस वाले उनकी फैमिली को भी टॉर्चर कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा होता है, जिस एक्यूज का उस केस में नाम है, पुलिस का कंसर्न सिर्फ उनसे है। और ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। इस सवाल पर जब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो बहुत लोगों तक पहुंची थी, बहुत लोगों ने सवाल पूछे थे। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए केस है, एक रेप केस है, मैं रेप केस को लेके चलता हूं। एक लड़के लड़की का रिलेशन है, बाद में लड़की ने बोला इसने में से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया और शादी नहीं कर रहा है, एफआईआर लॉन्च हो गई। अब पुलिस वाले घर पहुंचते हैं, पूरी फैमिली भाग जाती है, पूरी फैमिली को डरा, पूरी फैमिली गायब हो जाती है। कई बार तो ताला लगा भाग जाते हैं वो लोग, डर कर कि हम ही अरेस्ट करेंगे। या फिर घर पे पुलिस आई, अब लड़का तो वहां है नहीं, उसके माँ बाप को धमकाने लगे, कहते साथ चलो, उसके फादर को साथ ले जाते हैं जानबूझ के, ताकि बेटे को आना ही पड़ जाए, आना ही पड़े। ये पुलिस की टेक्निक्स हैं। पुलिस उस तरह की हरकतें भी कर देती है जो कि इलीगल है, पर ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। आपने थोड़ी कोई क्राइम किया है, वही तो आपका काम है उसको, पुलिस का काम है उसको ढूंढना, ढूंढ कर लाओ कहां पर है वो। आप इन्वेस्टिगेशन किस चीज की कर रहे हो? आप फैमिली को किसी उठा नहीं सकते। अगर आपने मुझे उठा के ले गए तो अल्टीमेटली किडनैपिंग है वो। आप तो बता भी नहीं रहे मुझे कहां लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो, किस लिए लेकर जा रहे हो। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? आप कंप्लेंट करो इनकी। देखो अक्सर ना लोग ये बोलते हैं कि अगर हम 112 नंबर पे कॉल करेंगे तो पुलिस भी तो इन्हीं की है। अरे पुलिस इनकी है, पर वो जो कॉल है ना वो दर्ज हो जाती है, उसकी एंट्री हो जाती है। आप बताओ कि मेरे साथ गलत हुआ था, इमीडिएटली आपकी फैमिली कोई ना कोई मेंबर उनके सीनियर ऑफिसर पे जाएगा, जाकर बोलेगा इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा उसे। और नहीं अगर वो छोड़ता, मान लीजिए पता भी नहीं है, मान लीजिए किसी के फादर को उठा लिया, अब 1-2 दिन हो गए पता भी नहीं है, हैबियस कॉर्पस का एक आपके पास अधिकार है जिसे बोलते हैं कि ये खुद हाई कोर्ट आप अगर जाते हो वहां से ऑर्डर पास होता है कि इस इंसान को पेश करो, कहां पर है, जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। उन पुलिस वालों को बोला जाता है, ऑर्डर पास होता है और रिट पास होती है वो, और लेके आना पड़ता है। अगर आपने कर दिया, इसमें टाइम लगेगा ना। आप अगर हाई कोर्ट को इमीडिएट तो है नहीं, 1 घंटे में आपके लिए बैठे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसका एक आसान तरीका है, सभी को मैं ये बात बोलता हूं, कभी भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य गायब हो जाए, पुलिस वाले लेकर, कौन ले गए आपको क्या पता। पुलिस की ड्रेस पहन के कोई और भी तो आ सकता है रंजिश निकालने के लिए। मर्डर खूब होते हैं ऐसे, किडनैपिंग फिर मर्डर हो जाता है, ये क्या फिरौती मांगी जाती है। ऐसे में इमीडिएटली 112 नंबर पे कॉल करो और ये बोलो कि मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, सिविल में थे या पुलिस की वर्दी में थे, हमें जैसा भी सिनेरियो है वैसा आप बोलो, और वो कहां लेकर चले गए हमें नहीं पता, और मुझे डर है किडनैप कर लिया है। हाँ, तो अरेस्टिंग और किडनैपिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा। अब वो आप बोलोगे किडनैप कर लिया है, अगले कुछ देखना मुश्किल से आधे घंटे में कॉल बच जाएगा आपके पास कि ये आदमी इस जगह है, इस पुलिस स्टेशन में बैठा है। मतलब एक पर्टिकुलर पुलिस से अगर हमें डर है तो हम दूसरे पुलिस को बोल सकते हैं। आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 100% उसका। देखिए अरेस्ट वो है कि पुलिस मेरे घर पे आई और प्रॉपर विद ड्यू प्रोसीजर, जो डीके बासु का जजमेंट है, उसने बताया कि आपने ये अपराध किया है, ये आपका नाम इसके अंदर आया है और हमारे पास सफिशिएंट रीजंस हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो देने पड़ेंगे ना।
उन्होंने बताया कि ये ग्राउंड है हमारे पास, हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट कर लिया, ये अरेस्ट है। अब पुलिस लेकर जा रही है, जाकर लोकल थाने को इन्फॉर्म करेगी और ट्रांजिट रिमांड लेगी कहां से, वहां के जाकर मजिस्ट्रेट साहब से। ये एक प्रोसीजर है उसका। अब वो बिना बताए लेकर चले गए तो किडनैपिंग तो बोलते हैं इसे। तो किडनैपिंग क्या है? जब वो प्रोसीजर से नहीं हुआ। अरेस्ट कब है? जब उसको प्रोसीजर से अरेस्ट किया गया। अब इसमें ही बहुत बड़ा झोल है, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैंने देखा लोग 4-4 दिन गायब रहते हैं, उनकी फैमिली 112 नंबर पे कॉल नहीं करती हमारे बोलने के बावजूद। क्यों? कहीं ऐसा ना उसको और मारेंगे पीटेंगे। अरे मारना पीटना अपने देश के कानून में, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस वाला आपको मारेगा। नहीं लिखा है। नहीं लिखा। क्यों मारते हैं? देखिए मारते क्यों है, ये क्या होता है कि पुलिस एक जायज जो फोर्स है ना उसका इस्तेमाल कर सकती है। पुलिस वाला आपको पकड़ता है, मान लीजिए आप ही हैं, आपने ड्रिंक कर रखी है, अब आप चिल्ला रहे हो पुलिस सोसाइटी में अपने, पुलिस वाले आते हैं, एक लेडी फीमेल पुलिस वाले आती है और वो बोलती है आप हमारे साथ चलो, आप उसका बार बार हाथ झटक रहे हो, वो बार मना कर रही है, पकड़ रही है, आपने फोर्स अपना, फिर वो बढ़ाएगी ना अपना फोर्स पकड़ने के लिए, उसने पकड़ा, फिर से आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो वो आपको छोड़ेगी थोड़ी फिर वहां पर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर पुलिस नहीं मार सकती आपको, बदतमीजी भी नहीं कर सकती। पुलिस आई, उसने पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपने पूछा किस लिए, क्यों, मैंने क्या किया ऐसा, उसने बोला ये किया है, इस एफआईआर में आपका नाम है। आप यहां पे 2 बात कर सकते हो। पहला, क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो? वो कहता है हाँ अरेस्ट करने हैं, ठीक है आप अरेस्ट मेमो यही बना लो। अच्छा। अरेस्ट तो करेंगे ही ना पुलिस स्टेशन जाकर भी, तो बनाओ अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या होता है? एक अरेस्ट मेमो है जिस पर पुलिस सब कुछ लिखेगी, कितने बजे, कहां से, किस वक्त, कैसे अरेस्ट किया और मेरे पास से क्या क्या मिला, उसको बोलते हैं सर्च और सीजर मेमो। तो अरेस्ट मेमो बोलते हैं, सब कुछ लिखा होता है, साथ में विटनेस भी होगा, किसकी मतलब ऑब्जर्वेशन में उसको अरेस्ट किया गया, कौन गवाह बना उसका, ये अरेस्ट मेमो है। ये तो पुलिस स्टेशन जाके ही बनना है। तो क्या फायदा होगा अगर आप घर पे बनवाओगे? अगर आपको पुलिस वाले ले गए, ले जाने के बाद में कहां रखेंगे, कब तक रखेंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्या क्या उगलवाएंगे, क्या पता है आपको। जैसे अरेस्ट मेमो बन गया ना तो 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम है। और नहीं बनाई तो उन्होंने अरेस्ट मेमो, फिर तो आपके 10, 12, 15 घंटे तो गए आपके। अगर आप उनको बोल रहे हो अरेस्ट मेमो बनाओ, बनाएगा, बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा उसे। अगर वीडियो बनाओ, बिल्कुल वीडियो बनाओ। आप अरेस्ट कर तो मेमो बनाओ ना, मेरा अरेस्ट मेमो, और वीडियो बनाओ प्रॉपर तरीके से। देखो फोन से दूसरा फोन भी तो है, किसके हाथ में आजकल फोन नहीं है? घर में कोई एक ही इंसान, अगर घर में कोई बात नहीं, आप हर गली में आजकल कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, वीडियोग्राफी मंगाओ। तो सीसीटीवी फुटेज कितना सपोर्ट करता है? बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। पुलिस कुछ भी सीज करेगी, सीजर करेगी, अरेस्ट करेगी, सब चीजों की वीडियोग्राफी होगी। ये नए देश, अभी जो नया कानून है उसे प्रोविजन है। आप सीजर ऐसे ही नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, क्या बोलते थे कि एक बंदे को अरेस्ट करने के लिए गए, इसके पास से 2 पिस्टल मिले, कुछ जिंदा कारतूस मिले, कुछ पैसा मिला, ये मिला, वो मिला, सब दिखा दिया करते थे। सब लेके जा सकती है क्या पुलिस? नहीं, ये तो इलीगल चीजें होगी ना। पुलिस के पास अगर किसी इंसान के पास पिस्टल मिल रही है, जिंदा कारतूस मिल रहा है, कुछ चीज मिल रही है, तो उसको तो लेगी पुलिस। अब यहाँ पे सवाल ये जरूर आता है कि पुलिस आपके घर में रेड मारने आई और आपका सब कुछ सामान ले गई, गोल्ड ले गई, पैसे ले गई, फोन ले गई, लैपटॉप ले गई, ये सब आ गया। हाँ, ये ले जा सकते हैं। देखिए, गोल्ड ले गई, आपका पैसा ले गई, क्यों ले गई? अब मर्डर केस में कोई आया और ये बोल रहे सीधा मर्डर हुआ है, तो उसमें पुलिस गोल्ड और पैसा किस लिए लेकर चली गई? इसमें साथ में ही अगर कोई बंदा बोलता है चीटिंग फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा, ऑनलाइन सैफिंग हुआ, या फिर कोई बंदा बोलता है कि ऑनलाइन ठगी हुई है के साथ में, तो यहां पर आपके पास आकर लैपटॉप उन्होंने कब्जे में ले लिया, फोन कब्जे में, समझ आता है? हाँ, तो पैसा और ज्वेलरी क्यों? एक आदमी का 80 लाख का फ्रॉड हुआ, 80 लाख में ठगी हो गई, आपके घर से 20 लाख कैश मिला, जब्ती कर लेंगे वो लोग। अच्छा। गोल्ड आपके घर से बरामद हो रहा है, आपने इमीडिएटली बिल दिखाए कि हमने 2 साल पहले खरीदा इस गोल्ड को, ये तो रेटिंग अभी हुई है, उसको जब्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उसे। उस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल किया और क्या क्या खरीदा गया, ये सब मैटर करता है। उन चीजों को जब्त कर सकती है पुलिस, सीज करती है पुलिस। बकायदा सीज की रिसीविंग देनी पड़ती है, ऐसी सीज नहीं कर सकता कोई भी। ओके जी। बेल की कंप्लीट प्रोविजंस क्या होते हैं? देखिए, बेल को समझने के लिए हमें अलग अलग प्रोविजंस हैं इसके। सबसे इजी प्रोविजन जिसे हम बोलते हैं, वो हम ये बोलते हैं किसी की इंटरिम बेल लेना। इंटरिम बेल क्या है कि मान लीजिए कोई इंसान जेल में है और अभी उसको जेल में लगभग 2 साल हो चुके हैं, और अभी उसका बेटा है और उस बेटे को एक सीवियर कोई चोट लगी है, कुछ भी हुआ, उसका ऑपरेशन होना है, तो वो कहता है मुझे 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने के लिए इंटरिम बेल चाहिए, मैं बाहर जाकर उसका ऑपरेशन कराना चाहता हूं। इसको बोलते हैं इंटरिम बेल। शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के जो आपको बेल दी गई वो इंटरिम बेल है। एक आता है एंटीसिपेटरी बेल, बेल बिफोर अरेस्ट। किसी केस में आपका नाम आ गया और आपको लगता है नहीं मैंने तो अपराध किया ही नहीं है, या किया भी है, एंटीसिपेटरी बेल लगाने का आपका अधिकार है। आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो, मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा,
मैं कोऑपरेट भी करूंगा। तो ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी, हाँ। एक है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब कोई इंसान जेल चला जेल गया, चला गया उसके बाद बेल अब उसको रेगुलर बेल मिल रही है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें एंटर हो जाती हैं। बेल कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, कैसे बेल लेंगे, कैसे बेल नहीं हो पाएगी, क्या क्या चीजें देखनी है। बहुत लंबा एक सब्जेक्ट है, बेल पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। पर इसी के अंदर आप अगर देखते हो किसी इंसान, मान लीजिए दूसरे स्टेट की पुलिस आपकी दिल्ली में आती है, किसी इंसान को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करती है, उसमें कुछ ना फंडामेंटल जो चीजें हैं या फिर जो लीगल राइट्स हैं उसको पूरी तरह कंप्लाई नहीं करती है पुलिस, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब ही इमीडिएटली वहां से बेल दे देंगे आपको। अच्छा, बस आपके वकील साहब को वहां पे आर्ग्यू करना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब को आर्ग्यू करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वही कि हर केस डिपेंड करता है कि बेल कब कैसे लगानी है। वो बेल किसी को अरेस्ट करते ही भी ली जा सकती है, थाना भी बेल दे सकता है किसी को, पुलिस स्टेशन, उसके पास भी पावर है कि वो बेल दे सकता है कुछ केसेस के अंदर। मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं ऐसा कोई अपराध ही नहीं बनता, खामखा आपने उठा के लिया है, या 41A का नोटिस ही नहीं आपने दिया, जो आपने 35(3) का नोटिस मैंने आपको बताया था, BNSS का नोटिस आपने दिया, उठा के लिया है, तो इन सब में अक्सर छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, किसी को जेल भेज दिया। अब यहां पर शुरू होता है कि बेल कब लगानी है। ऐसा कोई मैंडेट प्रोविजन नहीं है कि आप बेल जब तक चार्जशीट नहीं लगी तब तक बेल नहीं लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मन करे बेल लगाइए। आप बार बार बेल लगा रहे हो बिना ग्राउंड को बदले तो एक बात अलग है। सर्कमस्टेंसेस बदलने चाहिए, ग्राउंड्स बदलने चाहिए, आप बेल लगा सकते हो, आपका अधिकार है। अगर सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करके रिजेक्ट हो जाए तो हाँ, आपको क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट जाना चाहिए आपको, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए आपको, मतलब जाना चाहिए जरूर। बिल्कुल जाना चाहिए। आपका एक, मैंने अभी शुरू में आपसे क्या बोला था कि एक कानून बन गया, जरूरी नहीं वो कानून आगे भी रहेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, जैसे मैंने आपको बोला कि राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने ही खिलाफ गवाही के लिए उकसाया जाता है, हाँ, धमकाया जाता है, कन्फेशन कर दो, आपको प्रलोभन दिया जाता है कि बोलो, ये बोल देगा तेरे सजा कम हो जाएगी, हाँ, ये बोल देगा तेरे को यही तो छोड़ कैसे दूंगा। बोलना चाहिए? तो ये सब जो प्रलोभन दिया जा रहा है ना, किसी भी तरह से, ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो ये वैलिड तो वैसे भी नहीं है। स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, तो वहां तो एडमिसिबल है भी नहीं। तो पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, उसको फिर रिकवरी डिस्कवरी करवाती है। उसने बंदे ने बोला कि नहीं मैं इस मर्डर में था ही नहीं, फिर उसको बोला तू बोल रहे तेरे को छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, टेंशन ना ले, छोड़ देंगे हम तेरे को, तू बता तो कम से कम। वो कहता है हाँ मैंने मारा था, पिस्टल 2 थी, एक से इसने मारा, इसने वही मारकर नाले फेंक दी, एक पिस्टल मैं ले गया और मैं जगह छुपा दी। अब उससे पूछा है ना, वो कहते हैं हम उस पर डाल देंगे, तो मुझे बताओ दे कहां पर है। वो साथ लेकर गए, पिस्टल मिल गई, इससे बोलते रिकवरी होना, फिर उसको पकड़ लेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। तो कन्फेशन नहीं करना चाहिए कभी? अरे कन्फेशन देखो डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस तरह कन्फेशन कर रहे हो। आप अपने लिए गड्ढा खोद लोगे फिर तो आपका दफन होना तय हो गया ना, बचोगे थोड़ी आप उस चीज से। So you have the right to be silent. देखिए बहुत राइट है, मैंने वही बोला कि आपने राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ बोलने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। आप अपनी बात को बोलिए, हो सकता है कल आपके लिए ही वो गाइडलाइन बन जाए। आपको बोलनी चाहिए अपनी बातें, कानून की नॉलेज लेना चाहिए, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके अधिकार नहीं है। अभी तो मैं तो ये बोलता हूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर क्लासेस होनी चाहिए। जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, इसके लिए लोगों को बताया जाना चाहिए। बड़ा इजीली लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, एक कोई लिंक को क्लिक करते ही बहुत इजीली पैसा उड़ जाता है। हाँ। और जो लोग पैसे की ठगी करते हैं उसमें सजा कितनी है? 7 years मैक्सिमम, और बेल हो जाती है 2-4-5 महीने में उन लोगों की। तो लोग जानते हैं इस चीज के लिए कि इतना भी टफ नहीं, इतना रिजिड नहीं है, चीटिंग कर ली तो कि हम परमानेंट पूरी जिंदगी जेल में रख देंगे, ऐसा नहीं होता, तो दोबारा करते हैं। हाँ, पर ऐसा भी है ना कि बहुत सारे लोग खुद इसमें विक्टिम होते हैं। उसको बोलते हैं यार तू एक काम कर, तेरा अपना नंबर यूज कर रहा है तो नंबर भेज दे मुझे अपना, 10,000 रुपये देता हूं तेरे को, तेरा काम चल जाएगा, मेरा सिम नहीं ले पा रहा हूं, मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूं। उसे सिम भेज दी, अब उसी से फ्रॉड होना शुरू हो गया। तो उसका पर्पस ये थोड़ी था कि आप तू लेके चीटिंग कर ली हो, उसने बस बेच दी वो सिम, उसको पता नहीं था उस चीज के बारे में। उससे बोला कि तू अपना अकाउंट दे दे, तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, जितना पैसा भी आएगा उसका मैं 5% तेरे को दे दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा मंगाना दूर से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, मैं कहीं और का रहने वाला हूं और यहां पर तो कोई मुझे जानता भी नहीं है। अब पैसा आया 10 लाख रुपए अकाउंट में फटाफट से, उसको लाके 5% उसने दे दिया, 50,000 दे दिया। 2 लाख रुपए आया, उसने बोला 5% मेरे को दे दे, उसने 10,000 रुपए उसको दे दिया। अब 10,000 रुपए उसने लिया, उस तरह से और भी पेमेंट आई, सारी पेमेंट उसने निकाल ली उस अकाउंट से जिसने अकाउंट यूज किया, क्योंकि एटीएम कार्ड उसी के पास है, ऑनलाइन एक्सेस उसी के पास है। वो तो गरीब आदमी, उसको तो पता भी नहीं अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, कैसे काम करवाते हैं। अब सब कुछ ले लिया ना, अब वो बंदा गायब हो गया पैसे लेकर। अब पुलिस ढूंढेगी, पुलिस के लिए इजी टारगेट कौन हुआ? अकाउंट, अकाउंट से एक मिलेगा एड्रेस, एड्रेस से मिलेगा आदमी, और जिसने किया वो पकड़े नहीं जाते वो। तो ये तो विक्टिम हुए।
ये इन चीजों के विक्टिम है। ये लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें? यार देखो, ऐसे में तो पुलिस अरेस्ट करेगी करेगी और जेल भेजेगी। पुलिस को अपने उस केस को क्लोज भी तो करना है। अपने सीनियर को बताना भी तो है हमने केस क्लोज कर दिया, देखो अरेस्ट कर लिए बंदे। जवाब तो उसको भी देना है ना। आप भी अगर अपना काम अगर मैं किसी अंडर काम करूंगा तो बोलूंगा ना, सर देखो मैंने इतना काम कर लिया है। केस को पेंडिंग नहीं डाल सकते हम लोग, तो वो पेंडेंसी खत्म करने का रेस्ट तो कर ही लेते हैं। या तो उनको सीधा ऊपर वाला बंदा ही मिल जाए तो शायद नीचे वाले बंदों को छोड़ा जा सकता है, पर ऐसा कम ही होता है। अगर ऊपर वाले बंदे आउट ऑफ कंट्री चले जाएं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे में गेहूं के साथ घुन पिसता है। फिर नीचे वाले बंदे को तंग किया जाता है। बिल्कुल तंग नहीं करते, मतलब उठा लिया उसको, अब मार पीट के क्या उगलवा लोगे। ऐसे कई सारे केस मेरे पास आते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसों को फाइट किया जिस केस में उनके अकाउंट में से पैसा आया था। पैसा आया, सर पैसा आया निकल भी गया सेम टाइम, इंडियन अकाउंट में चला गया। तो उनको जाकर पकड़ो। एग्जैक्टली, जिसने डाले। पर उसको बुलाया गया नोटिस देकर, क्योंकि यहाँ पर अप टू 7 इयर्स वाला मामला जाता है ना, तो यहाँ पर 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस देंगे BNSS का। तो नोटिस दिया, बुलाया गया। अब वो आदमी डर रहा है कि सर मेरे अगर 57 लाख की पेमेंट आई है। सर 57 लाख तो मैं जिंदगी में देखी भी नहीं कैसे होते हैं। अब जब हमसे पूछते हैं कि सर 20,000 रुपए लिए थे मैंने टोटल, उससे अकाउंट उसने यूज किया था, अब पुलिस मुझे बुला रही है। अब वो बेचारा खामा का पिस गया उसके अंदर बीच में, पर जो मेन बंदे थे वो फरार हैं। तो उसके अकाउंट से अगर वो दूसरे अकाउंट में पैसे डाल रहे तो पुलिस दूसरे वाले अकाउंट को भी तो पकड़ सकती है। ये भी तो हो सकता है वो भी इस तरह का ही विक्टिम हो कोई। हो सकता है वो ये इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा मामला होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो सच में, जो कई बार हमारे सामने जो भी कोई आता है ना, पहले अपना आपको ये दिखाता है मैंने कुछ नहीं किया। हम जब खोदना शुरू करते हैं ना उसे, तो पता चलता है उसने क्या क्या किया। पहले बंदा बोलता है नहीं सर मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और निकल गया। फिर जब मुझसे अपनी इंक्वायरी करते तो बोलता है हाँ सर मैंने लिए थे। हमको कितने पैसे? 15,000 रुपए लिए थे। डेफिनेटली लिए होंगे, तभी करा होगा उसने। तो मॉनेटरी बेनिफिट तो उसने लिया ही है ना। तो इन चीजों के लिए देखना पड़ता है कि आप देखो सेक्शंस बने हुए हैं, हर चीज में सेक्शन बना है। यहां पर भी 120B बना हुआ है। अच्छा। 120B IPC का सेक्शन है, उसी तरह से सेक्शन 61 जो कि सेक्शन हमारा BNS का बना हुआ है। इन दोनों की अपनी कोई सजा नहीं है। ये क्या बोलता है, जैसे कि NDPS का सेक्शन 29 है, वो क्या बोलता है, किसी भी तरह से ऐसे इंसान की मदद करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, हार्बर करना, सपोर्ट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, जो इंसान इलीगल मेडिसिन का, जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन हैं, किसी भी तरह के ड्रग को सप्लाई करता है, सेल परचेज करता है, आपका नाम कहीं भी उससे जुड़ता है, तो पुलिस आपको भी उठाएगी। उसी तरह से यहां पर क्योंकि तुमने सपोर्ट तो की ना चीटिंग कराने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम सेक्शन 61 में या फिर 120B में आ गया। तो वो बच नहीं पाएगा? बच तो जाता है, खैर सजा तो ऐसे लोगों को नहीं होती क्योंकि प्रूफ नहीं हो पाता ना। इंटेंशन बहुत जरूरी है। किसी अपराध को होने के लिए इंटेंशन को देखा जाता है, उसकी इंटेंशन क्या थी, मोटिव क्या था, ये भी देखा जाता है उसके अंदर, प्रिपरेशन क्या की उसने, ये भी देखा जाता है उसके अंदर। तो ये सब चीज देखने के बाद डिसाइड होता है कि अपराध किस तरह का था। मर्डर किसी का हुआ, 4 लोग हैं, अब मेरे 3 दोस्त मेरे लोग आए और क्या पार्टी करने चलते हैं, हम किसी क्लब में गए पार्टी करने के लिए। एक आदमी प्लान करके आया था आज वो बंदा मिलेगा तो मैं फायर कर दूंगा, मार दूंगा उसको जान से। दूसरा बंदा साथ में जिसने उसको वो पिस्टल दी थी, वो पिस्टल उसी की थी। एक आदमी साथ में आया था, उसने बताया कि वो आदमी कौन है, बस बताने आया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पर हम 4 साथ में है ना, तो सेक्शन 34 इसलिए लग जाएगा हमारे ऊपर। 4 रुपए। वो सोचते कॉमन इंटेंशन 3 लोगों की, कॉमन इंटेंशन जी। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि एक ने अपराध किया तो वही फंसेगा, बाकी दूसरे भी फंस सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, किस किस केसेस में पुलिस आपका फोन ट्रैक कर सकती है? देखिए फोन ट्रैक तो किसी भी केस में कर सकती है अगर मामला सीरियस है, हीनियस है। किसी भी केस में पुलिस अपने किसी भी बाय ऑल द मीन वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। आपको अरेस्ट करने के लिए वो किसी भी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सोर्स का। कितना एक्सट्रीम जा सकते हैं? बहुत, इसकी कोई लिमिट नहीं बोल सकते आप, डिपेंड करता है केस टू केस। मैं फिर बोल रहा हूँ केस टू केस। अब एक नॉर्मल सा मामला है, क्या हुआ, चीटिंग कितने की हुई है, टोटल 20,000 रुपए की। अब बोलता है जी बंदा दुबई बैठा उसको पकड़ के लाना है, हालांकि बोल सकता है, परमिशन ले सकता है, 20,000 के लिए दुबई जाना तेरे को। बात ये 20,000 की नहीं है, बात ऑफेंस की है। आप चीटिंग कर रहे हो 1 रुपए की, चाहे 1 लाख करोड़ की, चीटिंग ही तो है। नहीं तो 1 लाख करोड़ की चीटिंग बड़ी है, 1 रुपए की कम है। वो आपको लगता है ना, वो ट्रायल चलेगा, सजा के टाइम डिसाइड होगा। तो सजा जितनी 1 लाख करोड़ वाले को मिलेगी सेम सेक्शन सेम है, सेक्शन सेम है, उतनी 1 रुपए। 420 IPC और 318 सब सेक्शन 4 अपना BNS। बात तो एक ही बोलता है, चीटिंग। अमाउंट डिसऑनेस्टली कोई भी चीज आप किससे ले रहे हो या फ्रॉडुलेंटली कोई भी चीज ले रहे हो, वो चीटिंग है।
तो इससे अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है सामने वाले की इंटेंशन क्या थी। अब मैं आपके साथ में बैठा हूं इंटरव्यू भी, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन कुछ गलत हो तो इंटेंशन से क्राइम बनता है। ऑल ऑफ द सडन एक्शन का रिएक्शन वो क्राइम में नहीं आता है। अगर सपोज आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नोटिस पे और आप नहीं जा रहे हो, आपने एंटिसिपेटरी बेल लगाई हुई है, आपके एंटिसिपेटरी बेल रेगुलरली रिजेक्ट भी हो रही है, तो पुलिस क्या आपका मूवमेंट लाइक ट्रैवलिंग अब्रॉड बैन करवा सकती है? देखिए यहाँ पर ना एक प्रोसीडिंग शुरू होती है जिसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर की प्रोसीडिंग, 82 सीआरपीसी। इसमें क्या होता है कि सामने वाले के लिए पहले प्रोक्लेमेशन इशू कराया जाता है, भगोड़ा करार करना, अच्छा, एब्सकॉन्डर घोषित करना कि आदमी फरार हो चुका है। उसके लिए पहले आपको वारंट, अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है, उसको तामील कराना पड़ता है, चस्पा होता है, घर पे जाके पोस्टर चिपका देती है, जाके पुलिस नोटिस टाइप पर चिपकाती है बाहर, अच्छा, कि भाई ये आदमी फरार है, इतने दिन में 30 डेज का टाइम होता है उसका, 30 डेज में आकर कोर्ट में आके पेश हो जाए, अरेस्ट फिर भी होगा। अगर उसने पैरेलली एंटिसिपेटरी बिल लगाई हो तो देखो पैरेलल लगा की वही बात अलग है। देखो ये दोनों अलग प्रोसीडिंग्स हैं। एक आदमी एंटिसिपेटरी बेल लगा रहा है और यहां पर उसकी 82 की प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है। तो पहले कानून ये बोलता था कि आप 82 के अगर किसी के अगेंस्ट हो गया, 82 की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई तो उसको एंटिसिपेटरी बेल मत दो। बट बाद में एक और जजमेंट आया, उसमें ये बोला कि आप कंडीशन तो देखो, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कि बेल दोगे ही नहीं। अरे कंडीशन को देखो पहले कि किस कंडीशन में उसके ऊपर 82 हो गया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी वो डर के मारे नहीं आ रहा, उसको अरेस्ट कर लेंगे। देखो डर तो फिर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, वही कानून की जानकारी ना होना। हम तो ये माने कानून आप जानते हो नहीं, लेकिन उसको डर है कि वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए एंटिसिपेटरी लगाया। जब तो आप गलत कर रहे हो ना। आप वो कानून को बोल रहे हैं कि मैं आप आपको मुझे बताता हूं, एंटिसिपेटरी बिल दो, मैं जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा। ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल मैं बहुत ही अच्छा इस पूरे पॉडकास्ट का सवाल बोलूंगा इसको। इसलिए बोलूंगा मेरे पास ना ऐसे मल्टीपल बहुत सारे लोग आज तक आए हैं लाइफ में। मेरी जो एक्सपीरियंस बोलता है, इतने सारे एंटिसिपेटरी बिल मैंने आर्ग्यू किया है, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग स्टेट में जाकर मैंने गलती देखी है। जिन केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए थी, लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल लगा दी। नहीं लगानी चाहिए। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे केस मैंने फाइट किए हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि हर दर्द की दवा पैरासीटामोल नहीं है ना, तो हर बचाव का तरीका सिर्फ एंटिसिपेटरी बेल नहीं है। बट आपको लोग आते हैं मेरे पास, अब मैं आपसे एक बात समझना, मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक आदमी ने, मतलब मान लीजिए मैंने किसी के साथ में डिच किया, चीटिंग की, और उसका 40 लाख रुपए ऐंठ लिया। 40 लाख रुपए ऐंठने के बाद मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिया, और वो पैसा 5 लाख रुपए निकाल भी लिया। उसी में से मैंने 8 लाख रुपए फर्नीचर खरीद लिया। ठीक, अब केस दर्ज हुआ तो पुलिस जैसी केस दर्ज करेगी, मुझे अगर अरेस्ट करती है, मुझे मान लो अरेस्ट कर लिया, या अरेस्ट मुझे नहीं किया, मैं एंटिसिपेटरी बेल लगाऊंगा, ऑब्वियसली मैं तो लगाऊंगा ही। मैं एंटिसिपेटरी बेल लगा रहा हूं तो पुलिस अरेस्ट करने के उसके घर गई है अभी, सिर्फ उस फर्नीचर सेलर के पास। अब वो डर गया कि भाई ये गड़बड़ हो गई, कि पुलिस से पूछा क्यों आए, उसने बोले एक फर्जी तेरे अकाउंट में पेमेंट 8 लाख रुपए की आई है। अब वो डर चुका है, पुलिस आ गई भाई, ये तो मामला खराब था। अब किसी ने एडवाइस की, भाई एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी तेरे को, वरना तो अरेस्ट हो जाएगा। फंस गया वो। मतलब वो तो बोल सकता है ना मेरी फर्नीचर की दुकान है, मेरा कोई भी कस्टमर हो सकता है। इतना आसान नहीं होता ना बोलना, इतना आसान नहीं है बोलना। अब उसकी वाइफ के पास, मान लीजिए उसकी वाइफ के लिए ही पुलिस घर पहुंच जाए, पर उसको नीड नहीं है उस फर्नीचर। अब उसकी वाइफ क्या बोलेगी? यहाँ 3 अलग सिनेरियो है। यहाँ पर एक ने किया, वाइफ को पता ही नहीं है, तीसरा फर्नीचर बेच रहा है, वाइफ को पुलिस अरेस्ट करने जाती है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा वो अरेस्ट करने आई है? ये भी तो हो सकता है नोटिस देने आई हो, ये भी तो हो सकता है वो कुछ चीज को मतलब सीज करने आई हो। अब वाइफ भी गायब हो गई, वाइफ ने लगाई एंटिसिपेटरी बेल, डिसमिस। गायब होने से और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही एंटिसिपेटरी बेल लगाई आपने, वो बेल डिसमिस हुई। डिसमिस होते ही एब्सोल्यूट पावर मिल गई पुलिस को अरेस्ट करने की। अभी नहीं कर सकती थी पुलिस अरेस्ट, अभी उसको नोटिस देती, आओ हमें बताओ ये पेमेंट क्यों आई। अभी पुलिस इसलिए आई थी, पुलिस अरेस्ट नहीं करने आई है उसको। अच्छा, मैंडेट प्रोविजन है, आप नोटिस दोगे। पर दोनों ने बेल लगा दी, दोनों की बेल डिसमिस हो गई। फिर अरेस्ट, और कहां तक डिसमिस? अभी अरेस्ट होंगे। कहां तक डिसमिस हुई? अभी अरेस्ट होंगे ना। हाँ। नहीं, मैं आपको एक वो बता रहा हूं, एक मतलब एक बनाकर एक स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। अब इनमें से क्या करना चाहिए किसी को? अब जाकर हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट जाके अपने पूरे केस का सिस्टम बताए, क्या क्या मेरे साथ में हुआ। अगर फर्नीचर सेलर है तो दिखाए बिल के भाई ये बिलिंग्स है, उसने तो फर्नीचर खरीदा था, मेरा तो कोई इस केस से लेना देना है ही नहीं, मैं ना जानता हूं, मेरा तो भाई सेल्समैन, मतलब अपनी कंपनी चला रहा हूं, मेरा काम ही फर्नीचर को बेचना है। तो वहां पर या तो मुझे 40 महीने का नोटिस दो, मैं जाके ज्वाइन करता हूं इन्वेस्टिगेशन, पर मेरा इससे संबंध क्या है?
तो या तो आपको वहां पर इमीडिएटली आपको वहां पर नोटिस के लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा कि इसको भाई पहले ज्वाइन करवाओ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, मतलब अगर एंटीसिपेटरी बिल डिसमिस हो जाती है आपकी लोअर सेशन में, तो आपको क्या इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए? अरेस्ट कर लेगी पुलिस, अरेस्ट कर लेगी, बिल्कुल ऑफ कर लेगी, उसको पता चल गया कि अब बेल तो ले रहे कोर्ट का ऑर्डर ही चलेगा, तो पक्का कोर्ट से ही करना ही पड़ेगा। अब तो कोर्ट का ऑर्डर ही चलेगा। तो भारी फर्नीचर रहना वाले पड़ेगा। को क्वेश्चन लगानी चाहिए कि मेरा क्या संबंध इस चीज से, क्वेश्चन, हाँ। और जो लेडीज है उसको एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि मुझे 41 नोटिस दिया जाए। अच्छा, 41 ए के नोटिस पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता? नोटिस देंगे, वो जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी, ज्वाइन करने के बाद अरेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्या रिकवरी करनी है, उसकी बेल हो जाएगी। ओके, इन्वेस्टिगेशन बात ये है, बस मेरा सभी से कहने का मतलब यही है कि हर चीज के लिए बस अरेस्ट से बचना एंटीसिपेटरी बेल ठोक दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती, कई बार क्वेश्चन में जाना पड़ता है, कई बार रिट लगानी पड़ती है, कई बार डायरेक्शन लेनी पड़ती है हाईकोर्ट जाकर। क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है? देखिए, क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपकी, वैसे तो पहली हियरिंग पे जज साहब समझ जाते हैं केस क्वेश्चन का है भी कि नहीं। उन्हें लगता है कि हाँ क्वेश्चन का केस है, तो डेट एक और लगती है, स्टेट का रिप्लाई मंगाते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर आर्ग्यूमेंट होता है। आप ना किसी भी मैटर में एक स्पेसिफिक सेट टाइम नहीं है कि इतने टाइम में खत्म करो। अपने देश में अगर बोलते हैं कि किसी भी केस का डिस्पोजल विद इन ईयर होना शुरू हो जाए ना, मेरा मानना है जितना बड़ा एक बैकलॉग पड़ा हुआ है ना केसेस का, सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। केस पेंडिंग है, सालों साल चलते हैं और चलते रहते हैं, इंसान के जाने के बाद भी चलते रहेंगे, चलते रहते हैं। वो मर गया फिर केस क्लोज होता है। हाँ। अच्छा, तो आम आदमी को ऐसे कौन से लॉज है जिसकी जानकारी होनी चाहिए? देखिए, लॉस तो बहुत सारे हैं, पहले तो अधिकारों पर पता होना चाहिए। लॉस की तो बात की बात है, ऐसे लोगों कौन को से अपने basic अधिकार ही नहीं अधिकार? पता। हाँ। लोगों को अपने अधिकार भी सही से नहीं पता कि कोई इंसान किसी को सोशल मीडिया पे गालियां लिखकर भेज रहा है और वो सिर्फ डिफेंस कर रहा है। अरे उसके सब चैट वैट सब कुछ लो, कंप्लेंट कर दो उसकी जाकर। अच्छा, सोशल मीडिया में कोई किसी को अब्यूज नहीं कर सकता? कहीं भी नहीं कर सकता ना। अर्जुन कपूर जो एक्टर है, आपने देखा है? उसकी फोटो लगाते हैं, उसके नीचे कमेंट्स क्या लिखते हैं? नहीं, देखो, कुछ भी बोलना अभिव्यक्ति की, कुछ भी बोलना अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं हो पाएगा ये नहीं बोलते तो हो, उसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलना नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, ये तो उसने अपना एक व्यू दिया है ना, तो कमेंट नहीं है। अब वो गालियां लिख कर देता है माँ बहन की उल्टी सीधी, गाली लिख के दे दी, फिर हाँ तो गलत है। आप गाली दे सकते किसी को, बिल्कुल एक्शन ले सकता है। एक फोटो में अर्जुन कपूर का केक था, तो लोगों ने लिखा सर केक की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? आपने बहुत सारे देखे होंगे जो मूवीज पर अपने रिव्यू देते हैं, है ना, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो रिव्यू देना कोई गलत नहीं है। फिल्म बनी इसलिए कि लोग देखे रिव्यू दें, फिल्म बनी इसीलिए है ना। अब्यूज मत करो, अपना अब्यूजिव वर्ड यूज मत करो। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत बार वहां लिखा होता है, आप किसी को ब्लॉक करोगे ना तो लिखा होता है क्यों ब्लॉक कर रहे हो, आते ना ऑप्शंस, अब्यूजिव कंटेंट, न्यूडिटी, ये सब लिखा होता है ना, क्यों लिखा हुआ है? ये सच में इलीगल है चीजें, पर लोग नहीं करते हैं कंप्लेंट उस चीज की। आप किसी इंसान का पूरा चैनल उड़वा सकते हो, ब्लॉक करवा सकते हो, परमानेंट डिलीट करा सकते हो। कोई इंसान इस तरह से किसी को भी डिफेम तो नहीं कर सकता ना। गलत वर्ड नहीं बोल सकता। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं कई करोड़ का डिफेमेशन ठोकते हैं लोगों पर, नाम यूज करने पे फिर जवाब देते रहो जाकर, उससे कुछ होगा नहीं। बेटर है जिंदगी अच्छे से जियो और जीने दो। आपसे कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता सामने वाला देख के एंजॉय करो। जरूरी नहीं है कि आप हर वो काम कर लोगे जो सामने वाला कर रहा है, बट भेड़ चाल बहुत तगड़ी है ना। हर इंसान कहता है उसने क्या, मैं क्यों नहीं कर सकता। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी है। हर बंदे की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में जीना चाहिए। हर आदमी काला कोट पहनकर, देखिए समझना, वकील बनना आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। वकील बनना आसान है, आपने जाके लॉ कंप्लीट कर ली, 3 ईयर 5 इयर्स की लॉ कंप्लीट कर ली, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, काला कोट पहन के आप आ जाओगे, आप वकील बन चुके हो। बट बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, बहुत टफ है। और साथ में अपने केसेस को अंजाम तक पहुंचाना वो और मुश्किल है। बार बार हर केस की डेट पर एक नया चैलेंज आपका इंतजार कर रहा होता है। उस चैलेंज को पूरा करना एक वकील की काबिलियत है, अगर उसको एक्सपीरियंस है ना। अब मान लीजिए आप जहां पर भी हम लोग आज बैठे हैं, अभी एक रास्ते पर अगर 10 बार गए हो तो आप 11वीं बार बिना देखे भी इजीली पहुंच जाओगे। उसको प्रैक्टिस ही बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंस। मेरे जो जूनियर्स जो लोग प्रैक्टिस करते हैं सबको बोलता हूं, एक चीज को बार 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 करो। आपको आती है फिर भी करो, कंसिस्टेंसी। आपको आती है फिर भी करो। जेल मीटिंग्स होती हैं, जेल में जाओ, मिलने के लोगों से जाओ,
जो अपने एक्यूज जो जेल में है, मिलने जाओ। आप अगर बेल बॉन्ड भर रहे हो, बार बार भरो। फाइलिंग कर रहे हो, बार बार करो। आप जाके कहीं पर कोर्ट में खड़े हो, कुछ सबमिशन दे रहे हो, मेंशनिंग कर रहे हो, बार बार करने की कोशिश करो, उससे सीखोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार करना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये कन्वर्सेशन। ऑडियंस के लिए फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें तो। देखिए, थैंक यू सो मच। पहले तो फिर से बोलूंगा सभी के लिए, आप लोगों ने इतना पेशेंटली मुझे सुना, यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, तो ऑब्वियसली बात पूरा वीडियो देखी होगी, आपको कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। पर मैं यही बोलूंगा फिर से सभी को कि सभी को अपने देश के कानून के बारे में पता होना ही चाहिए, अवेयर होना ही चाहिए। देखिए, हर चीज के लिए आवाज उठा सकते हो, बट ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आपके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है तो एंड तक लड़िए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। पर एक मैंने इमेज देखी थी, मैं उसकी तरह आपको बनने के लिए नहीं बोलूंगा। मैंने इमेज क्या देखी थी, एक पक्षी उड़ रहा होता है और डॉग जंप मार देता है, नीचे खाई होती है, तो उसको पकड़ भी लेगा तो ही मर जाएगा। तो आपको यह भी देखना होगा कि आप जो फाइट करने जा रहे हो उससे क्या तो आपको मिलने वाला है और क्या कुछ आप अपना खोने वाले हो। ये दोनों चीज को देख कर केस लड़ोगे ना तो जिंदगी में कभी मायूसी नहीं होगी। लोग लड़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कई सालों से, मिलना उन्हें कुछ नहीं है, बस वो एक ईगो की लड़ाई है। लोग फर्जी केस मुकदमा लोगों पे दर्ज करवा देते हैं, लोग सालों साल जेल काटते हैं, मिलता उन्हें कुछ नहीं है। जाना सभी को ऊपर है, एक ही बात जाना है और जाके सबको जवाब देना है कि क्या सही और क्या गलत। इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, इंसाइटफुल कन्वर्सेशन हुई आपके साथ, बहुत सारे अवेयरनेस मिली। सो गाइज, फॉलो, सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।